बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको नावल अमर बेल पसंद आ रहा होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है नावल अमर बेल की किस्त नंबर 37। मेरे पास हर बात का जवाब है, मगर बेहतर है कि पहले तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह लो, मैं बाद में बात करूंगा। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं कह चुकी हूँ सब कुछ। वो गुर्राई। वो सोफे पर कुछ आगे को झुक गया। ठीक है, सबसे पहले झूठ की बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैं तुम्हारे कौन कौन से और कितने झूठ गिनवाऊं? जितने याद हैं उतने गिनवा दो। उस घर पर जस्टिस नियाज ने हमला करवाया था, मुझ पर और नानो पर। मुझे वो लोग अगवा करना चाहते थे, है ना? ये सब कुछ तो सच ही होगा। अब बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? जस्टिस नियाज ने हमला करवाया था ना इस घर पर? नहीं। उमर के चेहरे पर अब भी सुकून था। अलीजा को उसके जवाब ने मजीद मुश्तइल किया। जस्टिस नियाज ने नहीं करवाया? बड़ी हैरत की बात है। तुमने तो मुझसे यही कहा था कि जस्टिस नियाज ने हमला करवाया है। कहा था ना? हाँ, कहा था। और ये झूठ नहीं है, किसी भी तरह इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। ये झूठ था, मगर मुझे इस झूठ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी हो भी नहीं सकती। शर्मिंदा होने के लिए बाज़मीर होना जरूरी है, और ये चीज तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। उमर ने उसके तंजिया जुमले को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस नियाज वाले मामले में तुमसे झूठ बोला गया, मगर मैं अकेला नहीं था इस झूठ में। हर एक ने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि तुम किसी की बात मानने पर तैयार ही नहीं थी। हर एक से तुम्हारी मुराद अब्बास और तुम हो, ग्रैनी भी। अलीजा के चेहरे का रंग बदल गया। इस हमले के बारे में वो पहले से जानती थी। उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। हाँ, चौकीदार का जख्मी होना भी एक ड्रामा होगा। वो भी कहीं छुट्टियां गुजार कर आया होगा। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे रेप का झूठ किसने गढ़ा? यकीनन तुमने। नहीं, ये मैंने नहीं किया। मुझे इसके बारे में बाद में अब्बास से पता चला था, और मैंने इस पर अब्बास। अलीजा ने हाथ उठाकर बात काट दी। तुमको बाद में पता चला? तुमको? ये भी एक और झूठ होगा। हर मामले में तुम लोग इकट्ठे होते हो, हर बात की खबर रखते हो, और तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चला। मैं यकीन नहीं कर सकती। मत करो, मगर ये सच है कि मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। अगर पहले पता चलता तो मैं कभी भी उन्हें ऐसी बात ना कहने देता। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। उमर अब सोफे से खड़ा हो गया था। मेरी जगह अगर तुम्हारी अपनी बहन होती या जोडित होती तो उसके बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकते थे तुम। मुझसे तो खैर तुम्हारा रिश्ता ही कोई नहीं है। तुम मेरे लिए किसी भी शख्स और किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। ऐसी बातों से अब बेवकूफ नहीं बन सकती उमर जहांगीर। अब मैच्योर हो गई हूँ मैं, उसने तंजिया अंदाज में कहा। जहां तक सालिहा का ताल्लुक है तो मैंने सालिहा पर कोई हमला नहीं करवाया। ऐसा काम कोई बेवकूफ ही कर सकता है, और मैं कम अज कम बेवकूफ तो नहीं हूँ, उसने कदरे जताने वाले अंदाज में कहा। मैं उस वक्त ऑफिस में थी जब तुमने उसे फोन किया था, अलीजा ने उसकी बात काटते हुए कहा। और मैंने खुद फोन पर सुना था तुम उसे धमका रहे थे। दिन में मैं अगर 10 लोगों को धमकाऊंगा तो क्या 10 लोगों पर हमला करवाऊंगा? उमर ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानती, मगर सालिहा का तुम्हारे अलावा और कोई दुश्मन नहीं है, अलीजा ने दूबदू कहा। सालिहा खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? वो तुम्हारे बारे में सच लिखती है इसलिए। सच? क्या सच? वो तलखी से हंसा। मुजरिमों के भी इंसानी हकूक होते हैं, उसने सालिहा परवेज के आर्टिकल का उन्वार कुछ तनफुर से पढ़ा। हाँ, मुजरिमों के भी कुछ इंसानी हकूक होते हैं। वो कुत्ते बिल्लियां नहीं होते कि कहीं भी कैसे भी पकड़कर उन्हें मार दो। अगर तुम लोगों ने यही सब कुछ करना है तो अदालतें बंद कर दो, लोगों को पकड़ो, खड़े खड़े शूट करो, और ये देखो भी मत कि किसने क्या किया है। जिन मुजरिमों को पकड़कर हम पुलिस मुकाबलों में मारते हैं उनके कोई इंसानी हकूक नहीं होते, क्योंकि वो इंसान नहीं होते, उमर ने नफरत भरे अंदाज में कहा। उस तरह के मुजरिम जिन चारों को, उमर ने उसकी बात काट दी, उन चारों को छोड़ दो, वो एक अलहदा केस था। बाकियों की बात करो। हर बार बेगुनाहों को नहीं मारा जाता। 14 कत्ल किए होते हैं उन लोगों ने जिन्हें पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है, वो अब तेज आवाज में कह रहा था। और तुम लोग उनके हकूक की बात करते हो। पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना होता है, उन्हें सजाएं देना नहीं। कोर्ट्स हैं इस काम के लिए। वो उसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर बोली। कोर्ट्स? कौन से कोर्ट्स?
वो तनफ्फुर से हंसा। कोर्ट्स कहते हैं सबूत लाएं, गवाह पेश करें। 14 अफराद को कत्ल कर देने वाले शख्स के खिलाफ कौन गवाही देने के लिए खड़ा होगा? जिस मुल्क में रिवाल्वर की गोली ब्लैक में 7 रुपए की और एक लाइफ सेविंग टैबलेट 100 रुपए में मिलती हो, वहाँ कौन उठकर ये कहेगा कि हाँ ये वो आदमी है जिसको मैंने सड़क पर 4 लोगों को कत्ल करते देखा। वो तनफ्फुर से उसका चेहरा देख रही थी। जहाँ लोग बदला लेने के लिए इंतजार करते हैं कि कोई अपनी पेशी भुगताने कोर्ट में आए तो उसे वहां मारा जाए, क्योंकि कोर्ट में मारना सबसे ज्यादा महफूज है। वहां तुम रूल ऑफ लॉ और कोर्ट्स की सुप्रीमेसी की बात करती हो। वो मुसलसल बोल रहा था। जहां लोअर कोर्ट्स के सैकड़ों जजेस में से ना बिकने वाले जजेस को आदमी उंगली पर गिन सकता हो, और जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए काबिलियत की बजाय सियासी बैकग्राउंड और अप्रोच मेयार हो, जहां एक वजीर आजम ये कहे कि उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी पार्टी के एक वफादार जियाले को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और दूसरे वजीर आजम की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का फैसला करने में 3 साल लगा दे। वहां कोर्ट्स मुजरिमों को सजा दिलाएंगे। वो एक बार फिर हंसा। जिन लोगों को पकड़ने में पुलिस के कई कई साल लग जाते हैं और लाखों रुपया खर्च हो जाता है, उन्हें पकड़ने के बाद उनके खिलाफ एक गवाह नहीं मिलता। उसने सुर्ख चेहरे के साथ हाथ के इशारे से कहा। लोग इतने खौफजदा होते हैं कि वो अपने करीबी अजीजों के कत्ल पर गवाह नहीं बनते। जज पूछता है कोई गवाह है? वकील इस्तगासा कहता है नहीं। वकील सफाई कहता है जमानत पर रिहा कर दें जनाब, मेरे मोक्कल को पुलिस ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है। जज 5000 के जमानत के मसलके पर उसे रिहा कर देता है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट मुंह देखता रह जाता है। ये है इस मुल्क का निजाम अदल। वो पलकें झपकाए बगैर नागवारी से उसे देख रही थी। और अदालत को छोड़ो, उनसे पहले ही बड़े बड़े सियासतदानों की सिफारिश आना शुरू हो जाती हैं उनके लिए, क्योंकि ये लोग उनके पाले हुए होते हैं। एक कत्ल ये अपने लिए करते हैं तो 10 उनके लिए। वजीर आला या गवर्नर फोन करके कहे कि फलां आदमी जो आपने पकड़ा है उसे छोड़ दें, तो हम उसे उसके बारे में मुकदमात की तफसील कैसे बता सकते हैं? तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमियों को पकड़ने के बाद मार दिया जाए, इससे पहले कि उनके लिए कोई सिफारिश आए या अदालत उन्हें रिहा करे और वो दोबारा पुलिस का नाक में दम करे? और उमर जहांगीर ऐसा करने वाला वाहिद आदमी नहीं है। किसी एक ऐसे एसपी का नाम बता दो जिसके जिले में ऐसे झूठे पुलिस मुकाबले नहीं होते। हम मजबूर हैं कि सब करने के लिए। एक पुलिस मुकाबले के बाद लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है, कम से कम कुछ अरसे के लिए। कभी आज तक किसी एक एसपी को सजा मिली है उसके जिलों में होने वाले किसी एक भी पुलिस मुकाबले के लिए? उसने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। नहीं, और ना ही आइंदा कभी मिलेगी, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे होते हैं ना, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, उन्हें भी सब पता होता है कि पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं और हम ये करने पर क्यों मजबूर हैं। फिर सिर्फ उमर जहांगीर को इस तरह तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ मुझ पर इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं? उसकी आवाज में अब गुस्सा था। करप्शन? कौन करप्शन नहीं करता? हाँ, मैंने और रजी महमूद ने वो जमीन बेच दी थी। तो फिर क्या हुआ? यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। जर्नलिस्ट को मौका मिले तो वो भी ऐसा ही करेंगे। क्या वो लिफाफे नहीं लेते सियासतदानों से? किसी जर्नलिस्ट का नाम बताओ, मैं तुम्हें उसका कच्चा चट्ठा बता देता हूँ। किसका कितना रेट है, कौन किस वजीर के साथ दौरे पर जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा है, कौन किस से प्लाट अलाट करवा रहा है। और मैं ना भी कहूँ, तुम जर्नलिस्ट के कालम पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा किसके मुंह में किसकी जुबान है और किसकी कीमत कितनी है। फिर अगर इन जैसे लोग हमें गिरेबान से पकड़ने की कोशिश करें तो वो अपनी बात अधूरी छोड़कर हंसा। मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने सालिया पर फायरिंग नहीं करवाई। वो मेरे लिए इतना खतरा नहीं थी। तुम्हारी दोस्त होती या ना होती, मुझे उस पर फायरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ऐसा काम क्यों करवाऊंगा कि सीधा शक मुझ पर जाए? इस बार उसकी आवाज नरम थी। फिर तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये सब कुछ? वो खुद करवा सकती है। ये सब प्री प्लान्ड हो सकता है। मेरा कोई दुश्मन करवा सकता है, उमर ने लापरवाही से कहा। वो खुद अपने आप पर फायरिंग करवाएगी, अलीजा ने बेयकीनी से कहा। हाँ, क्यों नहीं? इसमें कौन से पहाड़ सर करने पड़ते हैं? किराए का कोई आदमी चाहिए हिदायत के साथ, और बस। और वो तो है भी जस्टिस नियाज के खानदान से। अलीजा ने उसे गौर से देखा। और जहां तक खुद को बचाने के लिए भिखारियों की तरह हर एक के आगे पीछे फिरने का ताल्लुक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। वो हंसा। ये मुअत्तली मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। कैसे? ये तुम्हें अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग हैं। वो अब जैसे खुद अपनी गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रहा था। एक पापा के बैचमेट हैं अंकल इसहाक, दूसरे AH कुरैशी, उनका बेटा शिराज मेरा बैचमेट है, तीसरे फारूक जुल्फकार है।
उनके साथ कल लाहौर जिम खाना में टेनिस की प्रैक्टिस की थी मैंने। मेरे बैक हैंड से वो बहुत मुतासिर हुए और उनके फोरहैंड से मैं। उसने टेनिस के 2 शॉट्स का नाम लेते हुए कहा। सर्विस दोनों की अच्छी नहीं थी। कल 2 घंटे के लिए मजीद खेलेंगे, शायद बेहतर हो जाए। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। और तुम समझ रही हो कि मैं लोगों के पीछे फिर रहा हूँ कि मुझे बचा लें? मैं यहाँ बस चंद हफ्ते की छुट्टियां गुजारने आया हूँ। वो एक बार फिर संजीदा हो गया। जुनेद या तुम या सालिहा, मुझे क्या फायदा पहुंचा सकते हो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। और तुम्हें जुनेद के जरिए मैं क्यों प्रेशराइज करूंगा? अलीजा को यकदम थकन महसूस होने लगी। वो वापस पलटकर अपने बेड पर बैठ गई। वो हमेशा की तरह हर जवाब अपनी मुट्ठी में लिए फिर रहा था। वो बातों में, दलीलों में उससे कभी नहीं जीती थी। वो आज भी उससे नहीं जीत सकी थी। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूँ। उसने इस बार कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। और तुम्हारा यही जुमला मुझे वहां से यहाँ लाया है। किसी और शख्स के किसी जुमले से मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंच सकती जितनी तुम्हारी इस बात से हुई है। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या कहा है? अलीजा ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हारी वजह से जुनेद मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। तुम्हारे लिए वो मुझसे नाराज हो गया है। जब तक तुमसे उसका मेल जोल नहीं था, हम दोनों में कोई तलखी नहीं थी, मगर अब जब तुम मुझसे मिलने लगे हो तो तुम्हारे कहने पर वो। उमर ने उसकी बात काट दी। मेरे कहने पर वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरे कहने पर कुछ कर भी नहीं सकता, उमर ने सख्ती से कहा। वो कोई नन्हा बच्चा नहीं है। और फिर मैं तुम लोगों के ताल्लुकात क्यों खराब करवाना चाहूंगा? मुझे इससे क्या फायदा होगा? Why don't you just get out of my life? तुम हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? वो यकदम चिल्लाई। उमर बात करते करते रुक गया। मैं तुम्हारी जिंदगी से पहले ही निकल चुका हूँ। नहीं, तुम नहीं निकले हो। अगर निकल गए हो तो फिर जुनेद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अगर जुनेद से मिलना छोड़ दूं तो क्या मुझसे तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी? उमर ने बड़ी संजीदगी के साथ उससे पूछा। मेरी नाराजगी की परवाह मत करो उमर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो उसके बाद क्या तुम्हें ये सवाल जेब देता है? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं अलीजा। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त थे? उसने इस बार कदरे मध्यम आवाज में कहा। नहीं, हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं थे। हम दोनों आइंदा भी कभी दोस्त नहीं रह सकते। अलीजा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तुम मुझे अपने और जुनेद के दरमियान कभी नहीं पाओगी। मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगा। क्या इसके बाद तुम मेरे लिए अपना दिल साफ कर सकती हो? नहीं। उमर के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। वो कुछ देर कुछ भी कही बगैर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मेरे लिए तुम एक बहुत खास दोस्त हो। तुम मुझे क्या समझती हो क्या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मगर कम से कम मेरे लिए तुम हमेशा ही खास रहोगी। और अगर कभी पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम ये याद रखना, उमर जहांगीर हमेशा तुम्हारी तरफ खड़ा रहेगा। चाहे तुम गलत हो या सही हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा अलीजा। मैं वो आखिरी शख्स भी नहीं होऊंगा जो कभी तुम्हें तबाह करना चाहेगा। तुम जिंदगी तबाह करने की बात करती हो, मैं तो तुम पर एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलीजा उसके अलावा कमरे की हर चीज को देखती रही। मैं तुम्हारी ये पेंटिंग ले जाऊं? कुछ देर बाद उसने कहा। अलीजा ने बेख्तियार उसे देखा। वो अब दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग को देख रहा था। कुछ देर उसे देखती रही, फिर कुछ कहे बगैर दीवार की तरफ गई और उस पेंटिंग को उतार दिया। उमर से नजरें मिलाए बगैर उसने वो पेंटिंग उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, उसने उमर को कहते सुना। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। उसकी बात के जवाब में वो उसकी बेड साइड टेबल की तरफ गया। अलीजा ने उसे अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर एक केस बरामद करते और उसे बेड साइड टेबल पर रखते देखा। ये तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी बर्थडे पर देना चाहता था मगर नहीं दे सका। वो अब दोनों हाथों में उस पेंटिंग को पकड़ कर देख रहा था। ओके, मैं चलता हूँ अब। वो एकदम वापस मुड़ गया। अलीजा ने उसे कमरे से बाहर जाते देखा। कुछ देर तक वो खाली उस जहनी के आलम में बैठी रही, फिर वो उठकर बेड साइड टेबल की तरफ आ गई। केस आहिस्तगी से उठाकर उसने उसे खोल दिया। अंदर सोने और हीरो से मुरस्सा एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। वो होंठ भेंचे उस तोहफे को देखती रही। इससे पहले उमर ने कभी भी उसे सोने की कोई चीज नहीं दी थी। फिर अब जब उसने बहुत आहिस्तगी से एक बार उस ब्रेसलेट को छुआ और केस को बंद कर दिया। बाहर उमर की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आ रही थी। वो खिड़की की तरफ बढ़ाई। बंद खिड़कियों से उसने उमर की गाड़ी को गेट से बाहर निकलते देखा। वो उस शख्स को कभी भी नहीं समझ सकती थी। वो उस शख्स को कभी समझना चाहती भी नहीं थी। सहाफती हलकों में हुकूमत की तब्दीली के बारे में अफवाहें जोरों पर थीं। न सिर्फ मुल्की प्रेस बल्कि बैनुल-अक़वामी प्रेस भी इस बारे में अंदाजे पेश कर रहा था। अलीजा के ऑफिस में भी रोज इसी बारे में गुफ्तगू होती रहती। ये खबरें उस वक्त और जोर पकड़ गईं जब फौज के एक कोर कमांडर ने
जो एक हुकूमती ओहदेदार के रिश्तेदार थे, वजीर आजम से मुलाकात की। अगले चंद दिनों में आर्मी चीफ ने उनसे इस्तीफा ले लिया। प्रेस की क्या सराहियां थी कि उन्होंने हुकूमती हलकों को आर्मी के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में मतला करने की कोशिश की थी। हुकूमत अब बस किसी वक्त भी जा सकती है क्योंकि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े नाम जिनकी इस हुकूमत में रिश्तेदारियां हैं, उनमें से अक्सर तवील रुखसत पर मुल्क से बाहर जा चुके हैं या जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। वजीर चाहे जितने भी बयान क्यों ना देते फिरें कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। उस दिन भी लंच ब्रेक में यही डिस्कशन हो रही थी और असद हुमायूं बड़े जोर शोर से अपना तबसरा कर रहा था। अलीजा लंच करते हुए वहां होने वाली गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थी। वो खुद ऐसी डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लेती थी। उसकी वाहिद सरगर्मी हर एक की राय को गौर से सुनना होता था। खासतौर पर वो ब्यूरोक्रेट्स जिनके रिश्तेदार आर्मी में हैं, उन्हें तो पहले टिप्स दी जा रही हैं। मकसूद जाफर ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा, एक होती है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और दूसरी होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान में दोनों बारी बारी हुकूमत करते हैं, मिलकर खाते हैं, मिलकर आते हैं। असद हुमायूं की बात में मकसूद जाफर ने टुकड़ा लगाया, मगर मिलकर जाते नहीं हैं, जाएंगी क्यों? अभी इस मुल्क की रगों में खासा खून है, अगले कई साल चूसा जा सकता है। इस बार सालिहा ने तबसरा किया था, हर 6 माह बाद फौज के आने की अफवाह गर्दिश करने लगती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम कब तक अफवाहों पर इस तरह डिस्कशन करते रहेंगे। इस बार इस्मत ने कहा था, जर्नलिस्ट का काम ही अफवाहों को डिस्कस करना होता है। आपको हमारी बातों पर यकीन आए या ना आए, मगर इस बार आप मेरी खबरों की सदाकत पर यकीन ले आएंगी। असद हुमायूं ने इस्मत की बात के जवाब में कहा था। इस्मत ने जवाब में कुछ कहने की बजाय चाय पीने पर इत्तफा किया था, मगर अलीजा सोच में डूबी हुई थी। क्या चंद दिन पहले उमर जहांगीर इसी तब्दीली की बात कर रहा था, जिसके बाद वो एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगा? वो सोच रही थी, क्या उसके खिलाफ होने वाली इंक्वायरी, क्या उसकी तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा है, और वो आखिर इस कॉन्फ्रेंस से क्या एडवांटेज हासिल कर सकता है? और फौज अगर हुकूमत में आ भी गई तो उमर जहांगीर को उससे क्या हासिल हो सकता है? उसे बहुत सारे सवाल परेशान कर रहे थे। उसके सारे सवालों के जवाब उसे अगले हफ्ते मिल गए थे। मुल्क में फौज ने हुकूमत संभाल ली थी और हुकूमत संभालने के बाद जो मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस जारी किए गए थे, उनमें से एक कुछ सरकारी अफसरों की बहाली का भी था, और उन सरकारी अफसरों में उमर जहांगीर भी शामिल था। उसे न सिर्फ बहाल कर दिया गया था, बल्कि उसी शहर में दोबारा तैनात कर दिया गया था जहां वो पहले पोस्टेड था। उसकी इंक्वायरी का क्या बना, इसके बारे में कोई इतला नहीं थी। हुकूमत वैसे भी इतने जरूरी कामों में उलझी हुई थी कि उमर जहांगीर जैसे एक मामूली अफसर के केस के लिए उसके पास वक्त नहीं हो सकता था, और प्रेस खुद भी हुकूमत की हर नई हिकमत अमली को फॉलो करने में इतना मसरूफ था कि उमर जहांगीर एकदम जैसे बैकग्राउंड में चला गया था। और अगर वो किसी को याद था तो वो अलीजा सिकंदर थी या सालिहा परवेज। उसकी बहाली की खबर ऑफिस में डिस्कस होने पर सालिहा ने उससे कहा था, तुम्हारा कजन वाकई बहुत खुशकिस्मत है, हर बार मक्खन से बाल की तरह निकल जाता है या निकाल लिया जाता है। वाकई उसकी किस्मत किसी खास कलम से लिखी गई है। अलीजा जानती थी ये तारीफ नहीं थी। सालिहा खासी मायूस नजर आ रही थी। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो इल्जामात यकीनन एक प्ले था। सालिहा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे कजन को यकीनन पता होगा कि गवर्नमेंट जाने वाली है और उसके बाद हुकूमत में कौन आ रहा है। उसको हुकूमत की गुड बुक्स में रहने के सारे तरीके आते हैं। मेरी तरफ से मुबारकबाद देना उसे। सालिहा के लहजे में तलखी नुमाया थी। इसीलिए तुम भी मेरी सपोर्ट में निकाली हुई उस रैली में शामिल हो गई थी। जाहिर है तुम्हें ये सब कुछ पहले ही पता होगा। मेरे साथ हमदर्दी करके तुमने मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोगों की नजरों में भी खासा एहतराम पैदा कर लिया। दूसरी तरफ तुम्हें उमर के हवाले से भी कोई खदशा नहीं था। खासी बाखबर होगी तुम उसके हर मुमकिना इकदाम के बारे में। उसे सालिहा के चेहरे पर फैली हुई तंजिया मुस्कुराहट में छुपी हुई नाराजगी नजर आ गई, लेकिन उसे सालिहा के शुभात पर अफसोस हुआ। तुमसे ये कहना तो बेकार ही होगा कि मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह ही लाइलम थी, क्योंकि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगी। अलीजा ने उसकी तंजिया गुफ्तगू के जवाब में कहा, वो हर काम मेरे मशवरे से या मुझसे इजाजत लेकर नहीं करता। ना ही मुझे बाखबर रखना कोई जरूरी समझता है, ना ही मुझे बाखबर रखना कोई जरूरी काम है। फिर भी किसी न किसी हद तक तो तुम्हें पता होगा। वो तो हमें यहाँ न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी पता था कि गवर्नमेंट जाने वाली है, मगर ये कोई यकीनी खबर तो नहीं थी। मगर खबर तो थी हमें। जो भी हो, तुम्हारा कजन। अलीजा ने सालिहा की बात काट दी। मेरा कजन बहुत खुशकिस्मत है, हर बार बच जाता है, इस बार भी बच गया है।
क्या इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकती तुम? हमारे पास और भी बहुत से टॉपिक हैं। अलीजा ने कुछ उकताते हुए कहा। या फिर शायद हमें कुछ डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। अगर हर बार बात उमर जहांगीर से शुरू और उसी पर खत्म होनी है तो, अलीजा ने दो टोक अंदाज में कहा। सालिहा ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने की बजाय अपना बैग उठाया और उसके ऑफिस से निकल गई। अलीजा एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गई।